कॉल टू पुलिस। देखिए हम कितने साइकिलिस्ट इकट्ठे हो गए हैं। 1 इंडियन 1 बाइसिकल और 90 देशों की यात्रा और 7 साल की जर्नी। तो साइकिल बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे और तो देश में आए हुए हैं तो और भी अच्छे और हो भी गए। अच्छे हैं। तो मुझे बिल्कुल। तो बड़ा प्राउड मोमेंट हो रहा है, बिकॉज जो आपने हमारे देश का तिरंगा जो लहरा के चले हो आप हैं और चलते ही जा रहे हो। बस सर, मैंने बोला ना कि ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना है, बस हमें तो यूं ही चलते जाना क्या है। बात है, तो राइम मैच हो गई। सर, मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी देखी जी और जो जर्नी आपने शुरू करी थी वो भी सब देखा। और ऑडियंस, मुझे लगता है जो आपको फॉलो करते होंगे उनको तो पता ही होगा, बट मैं जानना चाहता हूँ इतना करेज आया कहाँ से, ये इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? एक शब्द में कहूँ तो जब आपके पास खोने को कुछ ना हो ना तो सब पाने का ही होता है। और बस मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, मैंने पाने की कोशिश की है। और जो पाया है, मतलब पाते ही जा रहे हो अभी तो फिलहाल। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मस्ती है। और स्टार्टिंग में लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, बट अब मैं रियली एंजॉय कर रहा हूँ इस जर्नी का, इस पूरे दुनिया का। दुनिया कैसी खूबसूरत है, इस सब चीज़ों का एंजॉय करते हुए बस चलता जा रहा हूँ। चलो, मुझे नहीं पता कि कोई दुनिया की खूबसूरती पे भी आएंगे हम, ठीक जी है। जी बात करते हैं आपके पैशन और आपके प्रोफेशनल पैशन की। जी जी बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। आप एक डॉक्टर भी थे पहले, जी जी। और आपका एक इंटरव्यू हुआ था जो स्टॉक पे, हाँ ठीक हाँ है, जहाँ हाँ। पे आपने बोला था कि आपको ड्रग्स लेने की लत लग गई थी। जी जी तो बिल्कुल। कैसे ओवरकम किया? वो मेरा एक स्टाफ था हनुमान। तो हनुमान को कहा कि यार इस रूम में जो भी सामान पड़ा है ना सब निकाल दे, और सिर्फ एक एसी है उसको छोड़ दे, और उसके ऊपर भी, उसकी लाइट के ऊपर भी एक स्टिकर लगा दे, और सारा सामान निकाल दे। उसने निकाल दिया सर, और मेरा सुबह शाम खाना देने आकर फुल डार्कनेस कर दिया मैंने। मैं उस फुल डार्कनेस में मैंने 20-25 दिन बिताए सर, महीना ही लगभग। मुझे नहीं पता होता था कि दिन कब है रात कब है, बस मैं दीवारों को सर मारता था और बस निकल गए सर। पूरी बॉडी स्वेलिंग थी, ये देखिए आपको अभी निशान भी दिख रहे होंगे, इधर ये भी भी है ना? दिख रहे होंगे। ओके। तो पूरी बॉडी स्वेल थी। वो धीरे धीरे स्वेलिंग कम हुई, फिर वो जो घाव थे वो घाव भरे, फिर थोड़ा ब्रेन भी सेट हुआ कि क्योंकि जब आप ड्रग्स में रहते हो तो आपका ब्रेन काम ही नहीं करता। तो वो सब चीज़ें हुई, उसके बाद ये सब हुआ। तो ये चीज़ें कैसे सोची कि आज एकदम से क्विट कर रहे हैं? कई बार आपके लाइफ में ना एक पंच पॉइंट सा होता है। वैसे तो मेरी एक सिस्टर आए हुए थे, मेरी सिस्टर हैं एक छोटे मेरे से। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे माँ बाप तो मर ही गए, भाई तू बाप जैसा था, तू भी ऐसे नशे में पड़ा रहेगा तो मैं किस लिए आऊँगी यहाँ पे। तो ये बात मुझे पिंच की कहीं ना कहीं, और मैं शायद क्विट कर पाया। आपके लिए एक स्पार्क तो चाहिए होता है लाइफ में, करेक्ट। कि कहाँ से आपको स्पार्क मिलता है। तो मुझे लगता है, क्योंकि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे होश ही नहीं होता था। तो वो शायद वही चीज़ मुझे स्पार्क किया जिससे कि मैं ये सब छोड़ पाया। कहीं ना कहीं आप भी एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि कंट्री को एक प्राउड फील कराता है। बिकॉज आपकी वीडियो की 2 कॉमन चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे जी। आप, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी वीडियो की 2 कॉमन चीज़ें क्या हैं? मुझे तो पता ही नहीं है, मैं स्पेशल कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ भाई। ओके। जो मैं दिन में होता हूँ, थोड़ा सा मैं सड़क के ऊपर चलते चलते शूट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जहाँ पे रुका होता हूँ वो शूट करता हूँ। अब मैं प्रोफेशनली अभी भी प्रोफेशनली परफेक्ट नहीं हुआ हूँ यूट्यूब के लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी आया हूँ भारत, तो थोड़ा सा भी कुछ सीखने की कोशिश करूँगा आप जैसे भाइयों से। अदरवाइज़ बिल्कुल मैं बिल्कुल अभी सर। भी प्रोफेशनली उस लेवल पे गया नहीं हूँ। बस जो मैं दिन में करता हूँ वही थोड़ा बहुत, उसमें से भी 30-40% मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी दिखा पाऊँ मैं बड़ा शाई हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अच्छा। मेरे साथ में ये है कि मैं शाई हूँ, तो मेरे को मतलब कैमरा निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं पे भी हूँ, किसी के घर पे हूँ, रास्ते में भी हूँ, मार्केट में भी हूँ, और वही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग मुझसे जुड़ नहीं पाए होंगे शायद इतने। जो मुझे आपकी वीडियो की जो सबसे 2 कॉमन चीज़ें लगी ना, वो पहला लगा आपका जो जब आप साइकिलिंग पर शूट करते हो आपकी एक एनर्जी होती है ना, एक जी 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 फ्रेम ऑफ बिल्कुल। एनर्जी होती है जब आप उस कैरेक्टर में हो। दूसरा, अपना तिरंगा, हाँ है बिल्कुल, अपना वो मेरी झंडा, पावर है, है वो ना? मेरी मोटिवेशन है, मेरा झंडा मेरी मोटिवेशन है। मैं 7 साल से उसी तिरंगे के साथ में, मुझे जब वो लहराता है ना तो हम्म। एक अलग सी एनर्जी मिलती है यार। करेक्ट। मतलब
लगता है ना, और उसकी रिस्पेक्ट में मैं साइकिल को भी कहीं इधर उधर जल्दी से खड़ा नहीं करता हूँ। पंचर भी हो जाएगी तो पहले फ्लैग को पूरा खोलना मेरे को, और फ्लैग को साइड में रखना, फिर मैं पंचर लगाता हूँ। इतना मतलब मेरे लिए वो है, क्योंकि एक बार मेरे को इंजरी भी हुई उस फ्लैग की वजह से। फ्लैग को मैंने डंडे पे लगाया हुआ था, वो डंडा मेरे यहाँ पे आके लगा। बट फिर भी मतलब आई रियली केयर करता हूँ कि मैं उसको कैसे सेव करके रखूँ, किसी का हाथ ना लगे। कई बार तो लड़ाइयाँ हो जाती है इस बात पे ही। आएंगे उस पे भी। अभी आपने पंचर वाली बात करी तो मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी जर्नी में कितने पंचर लगा दिए 100 से ज़्यादा तो लग ही गए होंगे। अब तो मैं डॉक्टर से मिस्त्री बन गया हूँ। बट अच्छा है। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ा सा डीप जाने की। जो ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली आप कर ही रहे हो। मैंने देखा है आप देश की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री कोंगो डीआरसी, जी, जी, जी। वहाँ पे भी गए। वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो सर। डीआरसी अच्छा था, बहुत अच्छा था। और डीआरसी जाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर डीआरसी में घुसा, पहले दिन थोड़ा-सा भय का माहौल था। सेकंड डे मैंने कुछ अपने गुजराती लोगों को वहाँ पे काम करते हुए देखा। फिर मैं खुल गया कि वहाँ गुजराती सर्वाइव कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। अच्छा। ठीक है, गुजराती ऐसी जगह बिज़नेस करेगा जहाँ पे सेफ्टी भी हो और पैसा भी हो। तो रास्ते में मेरे साथ हुआ, वो वहाँ पे क्या है कि जब आप क्रिमिनेशन के लिए लेके जाते हैं ना किसी को भी, वो मोस्टली सैटरडे या संडे को एक दिन फिक्स है उनका। वो दाह संस्कार, मतलब हमारे वो दाह करते हैं, वो उनको दबाने के लिए लेके जाते हैं। तो वो सेलिब्रेट करते हैं उसको, मतलब पूरा म्यूज़िक के साथ में नाचते गाते हुए लेके जाते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हुए लेके जाते हैं। मैं साइकिल से जा रहा था तो पूरी पब्लिक आ गई एकदम, मेरी पूरी साइकिल को गुड़ 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 हिला दिया। मनी मनी मनी, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने पीछा वो दे के और पीछा छुड़ाया भाई। तो भाई वो मतलब हो जाता है, बट वो भी मैंने एंजॉय किया। एक बार भैंस आया, फिर मुझे लगा कि दे देना चाहिए, क्या है मेरे पास होंगे कोई 1000 2000 5000 होंगे, ले जा भाई, दे दिए और चलो ठीक है। वो मतलब किसी अच्छे काम के लिए गए हैं, मुझे उसका भी गिला नहीं है कि भाई मैंने पैसे दे के पीछा छुड़ाया। बट ये होता रहता है ये। उसके बाद में कोंगो को मैंने बड़े नज़दीक से देखा, दूसरा कोंगो भी देखा, तो अच्छा लगा। बट जो बोलते हैं कि बड़ा डेंजर है, मतलब वहाँ पे जो कोंगो एज एन कंट्री की खौफ बड़ा माना जाता है। वहाँ पे वॉयलेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसा कुछ फील किया कभी वहाँ पे? वॉयलेटेड तो हैं लोग, देखिए उसके पीछे रीज़न क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। डायमंड्स वहाँ पे हैं, कोबाल्ट वहाँ पे है, लिथियम वहाँ पे है, गोल्ड वहाँ पे है। तो जहाँ पे पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, वहाँ वायलेंस आएगी आएगी। और वो लोग इतने इनोसेंट हैं। और बाकी लोग, जैसे फ्रेंच कॉलोनी रही है, वो फ्रेंच लोग उनको दबाने की कोशिश की है, तो वो तो बहुत लंबे टाइम तक, हमारे से भी यूँ लगाओ कि 200 साल एक्स्ट्रा तक भी वो लोग जो है किसी के बंधक बन के रहे हैं, स्लेव्स बन के रहे हैं। तो वहाँ पे जब उनको छूट मिलेगी, थोड़ा वायलेंस तो आएगा ही आएगा, और मरता आदमी क्या ना करता, वो वाली बात है। जब भी हम बात करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, या डिफरेंट डिफरेंट जैसे साइकिल चेंज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, या हम बात करें यूएस की, या हम बात करें दुबई की, या हम बात करें यूरोप की, तो कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती हैं। एक होता है आपका खाना, एक होता है आपकी लैंग्वेज, एक होती है वहाँ की संस्कृति। तो जब आप कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे थे, तो लैंग्वेज को लेके कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, या खाने को लेके कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज ना, अब पूरे वर्ल्ड में थोड़ा मुझे इंग्लिश बोलने वाला कोई मिल जाता था। और साथ में एक अच्छी चीज़ क्या थी, पॉजिटिव चीज़ क्या थी, कि हम इंडियंस में ना एक अलग सा वो रहता है कि हम मिक्स अप हो जाते हैं। दूर से हमें लगता है कि अफ्रीकन इज़ वेरी, मतलब वो डेंजरस हैं, हमारे एक नेचुरल वो बना हुआ है एक, कि भाई हम वो बहुत ख़तरनाक होंगे और होंगे। बट उन लोगों से जब बात करते हो ना, तो वो बड़े नेचुरल से, बड़े इनोसेंट से लोग होते हैं। तो वो चीज़ें आप मिक्सअप हो जाते हो, तो फिर आपको ज़्यादा से प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं लैंग्वेज में हर कंट्री में जैसे इंटर करता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, वो कंट्री कौन सी है। जैसे फ्रेंच बोल रहे हैं तो कुछ वर्ड फ्रेंच के सीख लिए, तो उस हिसाब से जो है वो काम चला लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और खाने को लेके? खाना मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगा मैं उसको। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ अभी तक। आगे का पता नहीं है मुझे, अभी तक मैंने कभी नहीं खाया, और मैं फूडी भी नहीं हूँ।
अगर आप फूडी हो तो आपको सर्वाइव करना मुश्किल है, अगर आप फूडी नहीं हो तो आपको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड हर जगह मिल जाएगी, आलू प्याज टमाटर आपको मिल जाएंगे। और आई कैरी माई स्टफ़, कुकिंग स्टफ़ मैं कैरी करता हूँ, बहुत कम बनाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं कहीं पे भी लोकल थोड़ा ब्रेड लिया, प्याज टमाटर काटा उसमें और अपना खीरा डाला और ड्रेसिंग डाली और खाया, हो जाता है काम। तो जब आप मुझे लगता है मैंने जितनी वीडियो देखी आपने नाइट में कभी भी ट्रैवलिंग नहीं किया, अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हो। पूरे दिन में कितना स्ट्रेच कवर करते हो, या कुछ फिक्स कैपेसिटी मतलब प्लान नहीं, करके नहीं, चलते ऐसा हो, या कुछ जितना? नहीं है। डिपेंड करता है, देखिए किस कंट्री में हो, कितने दिन का वीज़ा है और अगली कंट्री का टारगेट कब तक का है और अगला सिटी कितनी दूर है, जहाँ पे मैं पूरी अच्छे से रात बिता सकता हूँ। अगर सिटी अगर 80 किलोमीटर पे है और दूसरी सिटी जो है 200 किलोमीटर पे है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार 80 वाले पे रुक जाऊँ, फिर अगले दिन 200 तक पहुँच जाऊँ। ओके। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा-सा अपना मैप बना लेता हूँ। उस मैप के हिसाब से फिर मैं राइड स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर मुझे 150 किलोमीटर पर मॉर्निंग जाना है अगले दिन तक, जैसे मुझे 150 किलोमीटर अगले दिन तक जाना है, तो फिर मैं उसमें क्या करता हूँ कि सुबह अर्ली निकलते ही स्पीड पकड़ी। पहले स्ट्रेच में मैं 60-70 किलोमीटर निकाल दूँ, फिर दोपहर को मैं रेस्ट नहीं करता हूँ। नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ। ओके। दोपहर को फिर 50-60 किलोमीटर, फिर शाम को आराम से वो बचेगी ना जो 40-50, वो फिर मस्ती में निकाल दो। तो 150 का स्ट्रेच भी ईज़ी हो जाता है। और अगर आप 80 जाना है तो फिर मैं 9 बजे आलसियों की तरह उठता हूँ, फिर अपने 70-80 निकाल के फिर आराम से शाम भी क्या उससे पहले 4-5 बजे तक पहुँच जाते हैं। ओके। अगर मैं पूछूं 90 कंट्रीज जो भी ट्रैवलिंग की है, जी, जी। उसमें से कोई सी एक ऐसी कंट्री है जिसको मतलब कितना स्ट्रेच लगता है एक कंट्री को पार करने में, कितने दिन लगते हैं बेसिकली? डिपेंड करता है सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहती है कि वीज़ा का प्रोसेसिंग से गुजरना। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जानी हो तो आपको पहली वाली कंट्री से नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा लेना पड़ेगा। अब उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वो जो प्रोसेसिंग टाइम है हफ़्ता है, 10 दिन है, कई बार महीना भी लग जाता है। अच्छा। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। उस दौरान मैं उसके आस-पास के सिटी को एक्सप्लोर करता हूँ, ये करता हूँ। और मेरे मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा जो रियल काम है, ये यूट्यूब मेरा रियल काम नहीं है। उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो मेरा है वो है, मैं एनवायरनमेंट अवेयरनेस पे जो काम कर रहा हूँ, तो वो प्रोग्राम्स भी मैं फिनिश कर लेता हूँ ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप जन साउथ अफ्रीका में थे या आई थिंक मोरक्को में थे, जी, जी। जहाँ पे आपको पुलिस बार बार रोक रही थी और आपने वो वीडियो में बोला कि हर 2-3 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मिल जाता है, वो वो क्या नाइजीरिया में किस्सा थे। था? अच्छा, नाइजीरिया था। ओके। नाइजीरिया में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और वहाँ पुलिस ही सबसे बड़ा गुंडा है। अच्छा। तो वहाँ पे अलग-अलग तरह की पुलिस है, तो वो आपको 500 मीटर पे ही वो बैरियर लगा के रखते हैं। वो नॉर्मली क्या है कि वो पैसा इकट्ठा करने का साधन होता है, तो उस वजह से वो मुझे रोका जा रहा था। तो बताओ वहाँ के थोड़े से तो किस्से मुझे बताओ। एक्चुअली मैंने नाइजीरिया में सिर्फ 100 ही किलोमीटर राइड किया है। मैं कैमरून था, कैमरून में से मुझे नाइजीरिया आना था साइकिल से, बट जो कैमरून से जब नाइजीरिया की बॉर्डर की तरफ आते हैं तो वो बोको हराम का एरिया है। तो उस एरिया में मुझे अलाउ नहीं किया गया साइकिल के लिए, क्योंकि बॉर्डर वालों ने, इधर नाइजीरियन एम्बेसी ने भी कहा कि आप यहाँ ट्रैवल, वो किडनैप करते हैं, ओके। फिर आपकी फैमिली से लाखों करोड़ों रुपए मांगेंगे। ओके। तो मेरे को किडनैप कर लेंगे, मेरे पास तो कुछ देने को है भी नहीं तो मांगेंगे किससे? सही बात है। तो वो साले फिर मेरे को पीटेंगे, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो पिटेंगे, पीटेंगे। बिल्कुल। पीटने से अच्छा है कि आप थोड़ा एरिया छोड़ ही दो। सही बात है। जरूरी थोड़ी ना कि साइकिल चलानी जरूरी है। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ मतलब कैमरून के जो डुआला करके एक सिटी है, वहाँ से मैं डायरेक्ट लेगोस आ गया था फ्लाई करके। ओके। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, मैं इधर इक्वेटोरियल, वहाँ पे एक इक्वेटोरियल वो है कंट्री है, तो वहाँ जाने का, पर वहाँ पे भी इलेक्शन चल रहे थे, तो इस वजह से मैं वहाँ भी नहीं गया, मैं डायरेक्ट इधर आ गया। इलेक्शन के टाइम में अफ्रीका थोड़ा वायलेंट हो जाता है। ओके। ये कोई नेचुरल। आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हुई है, कोई मतलब लाइक कुछ ऐसी कुछ हुआ हो, कुछ ऐसी नहीं, वारदात? एक्चुअली मैं आई एम मतलब विद गॉड ग्रेस मैं लकी मानता हूँ अपने आप को। और कुछ होता है आपको, आप जब बिना किसी लालच के, द्वेष के काम करते हो ना, तो ऊपर वाला आपको साथ करता है, आपके साथ रहता है। जब भी आप किसी नई कंट्री में ट्रैवल करते हो और उसमें आप एंटर कर रहे हो, तो थोड़ा सा ना वहाँ के लोगों को देख के थोड़ा सा तो कुछ डर तो लगता ही होगा? नहीं, अच्छा, नहीं लगा बिल्कुल भी? पहले दिन मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी कंट्री में जब मैं एंटर करूँ, सुबह के टाइम एंटर करूँ। ताकि कोई मैं दिखे बॉर्डर ही। के आसपास ही रुक जाता हूँ, पहली वाली कंट्री में 30-40 किलोमीटर,
तो सुबह जल्दी निकल के, एक तो बॉर्डर पे आपको टाइमिंग लग जाती है, कई बार बहुत सारा टाइम लग जाता है। मोस्ट ऑफ द बॉर्डर मेरे लिए वेलकमिंग है। मैं अभी तक जब 90 कंट्रीज़ ट्रैवल किया, उसमें से 30-40 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे मैं इमिग्रेशन या कस्टम वाले के साथ चाय पी के आया हूँ। अच्छा। जब आप बात करते हो ना तो लोग फ्रेंडली हो जाते हैं, वो आपकी हेल्प भी करते हैं। फिर जो ही मैं कस्टम क्लियर करके इधर आता हूँ, सबसे पहला काम होता है मेरा वीज़ा सिम कार्ड लेना वहाँ का, और लोकल करेंसी। मेरे पास पिछली कंट्री की थोड़ी सी करेंसी होती है, तो बॉर्डर पे ना वो करेंसी चेंज वाले बैठे रहते हैं, वो ही हाथ में लेके, अफ्रीका में तो हाथ में लेके ही बैठे रहते हैं, उन्हीं को उनसे चेंज करवा के अगले देश की करेंसी ली, उससे अपना सिम कार्ड लिया। और एक बार आपके पास सिम कार्ड हो जाता है तो आप कनेक्ट हो सकते हो दुनिया के साथ में। तो ऐसे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ फिर नई दुनिया में, नए लोगों के साथ में। सुबह जब मैं 10-11 बजे इंटर कर गया हूँ, तो शाम तक को मेरे को वो देश है ना पहचान लेता हूँ मैं कि किस टाइप का होने वाला है यहाँ पे। अच्छा। आदत हो जाती है ना आपको, एक लंबे टाइम तक यही काम कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है, आपको नज़रिया पता चल जाता है कि इस कंट्री में आपको प्रॉब्लम आने वाली है कि नहीं आने वाली, वहाँ के लोगों के बिहेव से। और वो हमारे यहाँ कहावत है कि गाम का डंग बिटोड़े बता दें। क्या बिटोड़े वैसे काफी लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं बताता हूँ, वो गोबर हाँ। उपले इकट्ठा करने के लिए जिसको स्टोर किया जाता स्टोर है, किया जाता है, तो वो correct। गांव में किस हिसाब से स्टोर किया हुआ है, उस हिसाब से गांव में जब इंटर करता है कोई आदमी तो उसमें पता चल जाता है। मुझे अफ्रीका के बारे में पूछना है कि जी। वहाँ पे आपने दिखाया था कि वहाँ पे हिंदू भी है और एक वो भी थी, वहाँ पे मोनेस्ट्री भी थी, जी जी हिंदू जी मोनेस्ट्री। जी जी। वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करो। ये बात होगी घाना की। घाना में मिस्टर एक हमारे हिंदू संत हैं जो वहाँ के लोकल अफ्रीकन थे, घनानंद बोलते हैं उनको। तो उन्होंने मोनेस्ट्री चलाई हुई है, मंदिर बनाया हुआ है। उस सिटी के आसपास या फिर घाना में लगभग 20-25 हज़ार के करीब जो है हिंदू लोग हैं, अफ्रीकन हिंदू लोग हैं। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है हिंदुज़म बहुत। अभी मैं यूरोप में हूँ, यूरोप में काफ़ी हिंदू हैं जो वाइट पीपल हैं, तो वो उनकी श्रद्धा होती है रिलीजन को कैसे मानते हैं, और हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एज ए हिंदू मैं कह सकता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे धर्म को वो कर रहे हैं। करेक्ट। तो अच्छा लगता है जब उन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक अलग फीलिंग आती है। जिम्बाब्वे का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जिम्बाब्वे वाज नाइस एक्चुअली। अफ्रीका में आप कहोगे ना, जब आप इंटर करते हो तो आप एक चीज़ तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो बताओ थोड़ा जिम्बाब्वे सा। में वाइल्ड लाइफ ठीक ठाक सा था। जब आप जाम्बिया से इंटर करते हो तो हाथियों का एरिया है, काफ़ी हाथी हैं वहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ अच्छा खासा था जिम्बाब्वे में, तो उसका मज़ा लिया। मतलब हाथी हर जगह आपको दिख जाता है, कभी कभी तो आपको छोटी बिल्ली मतलब लाइक लेपर्ड वेपर्ड भी दिख जाता है रोड पे चलते हुए। कोशिश रहती है कि जो है नेशनल पार्क को किसी चीज़ से कवर किया जाए। वहाँ पे जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें वो रेंजर पहले ही बोलते थे कि आपको साइकिल अलाउ है कि नहीं है। कुछ नेशनल पार्क है जहाँ पे मुझे साइकिल अलाउ नहीं थी, कुछ थे जहाँ पे अलाउ थी। तो उस हिसाब से मुझे सारा अरेंज करना पड़ता है। सो मेजर प्रॉब्लम कहाँ थी लाइक वीज़ा में या ट्रैवलिंग में? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ओके। दुनिया बहुत खूबसूरत है और लोग बहुत खूबसूरत हैं, हर कोई हेल्प करता है, कहीं मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। मेरे को गिला ही नहीं है कि किसी ने मुझे प्रॉब्लम की है। मेंटली प्रिपेयर हूँ भाई, कोई मेरा सामान छीन के ले जाएगा। मैंने जब चला था तो मैं मेंटली प्रिपेयर होकर चला था कि मेरी पूरी जर्नी में मेरा 3 बार पूरा का पूरा सामान चोरी होने वाला है। तो आई एम लक्की कि अभी तक मेरा एक भी बार पूरा सामान चोरी नहीं हुआ। बट चोरी हुआ है? नहीं हुआ अभी तक, Okay. एक भी बार चोरी नहीं हुआ। Okay. मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि 3 बार अगर कोई अच्छा। मेरा चोरी कर लेगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। करेक्ट। ठीक है, पर हुआ ही नहीं तो अच्छा है ना। 1-2 बार फ़ोन छीन लिया, कोई कैमरा ले लिया, ये छोटी-छोटी बातें हैं। ये कहाँ आप पे जब हुआ? आप इंटरनेशनली पे चलते हो ना तो इन छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर देते हो। नहीं, मैं छोटी-छोटी बातें पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी कंट्री में हुआ बेसिकली? देखिए मेरा फ़ोन छीना गया था ईरान में। अब ईरान को उस फ़ोन छीनने के बेस पे मैं गलत नहीं कहूँगा। हॉस्पिटैलिटी के मामले में ईरानियन इज़ अमेजिंग। मेरा मोस्ट एक्सपीरियंस जो रहा ना ईरान में, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ईरान में रहा है हॉस्पिटैलिटी के मामले में। ओके। तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते ना कि भाई ईरान में अगर आपका फ़ोन छीना गया तो ईरान बेकार है। नहीं, मैं बेकार नहीं बोल रहा। मतलब मैं भाई वहाँ के basically- लोग एक इमेज, एक्चुअली क्या है, हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं। एक बंदे की गलती से आप पूरा परसेप्शन तैयार हो जाता है आपका कि भाई नहीं यार ऐसा हो रहा होगा तो वहाँ पे क्राइम होगा। ऐसा नहीं होता वैसे।
नहीं सर, देखो दुनिया में मैं एक चीज़ से बात करूँ, दुनिया में 99.999% लोग जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, 0.0001% हरामखोर होते हैं। वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में टकरा सकते हैं। वो आपकी किस्मत है कि वो आपको कब टकरा रहा है। हाँ, ये भी बात है। क्राइम तो यहाँ पे भी है, यहाँ तो ज़्यादा है। क्राइम तो यहाँ पे भी है। देखिए यार, दो चीज़ें होती हैं, क्राइम भी नहीं कह सकते, नीड्स होती हैं। क्राइम वाला सिनेरियो हमारे सामने बहुत कम आने का चांसेस है। नीड्स वाले जैसे छीना झपटी है, ये है, इसको गरीब लोग हैं बहुत सारे, खाने को नहीं है, वो आपकी चीज़ उठा के चला जाएगा, उसको खाने का वो रहता है, मेहनत करना नहीं सीखा, उसका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप नहीं है कि भाई वो मेहनत करे। हम लोग उसको दबाने की ही कोशिश करते हैं, ये साला गरीब है या फिर ये क्राइम वाला है, उसको सिखाने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हमने सिखाना शुरू कर दिया, उसको मोटिवेट करना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये जो क्राइम है ना, जो इसको आप क्राइम बोल रहे हो, मैं तो इसको क्राइम भी नहीं बोलता, ठीक है, ये भी कम हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म तो पूरी दुनिया जाएगी तभी होगा, ख़त्म तो कभी होता नहीं है, पर कम हो जाएगा। हमें उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गया। और इसमें से जैसे आप ट्रैवलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं फाइनेंस भी ऑफ कोर्स आता ही आता है, पैसा तो, पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं। वो उसको कैसे मैनेज करते हो? उसी की वजह से यूट्यूब पे हूँ और आपके सामने हूँ। अच्छा, यूट्यूब से खुश हो? हूँ, खुश हूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार का आपका कंटेंट है, ठीक है, उस प्रकार की व्यूअरशिप शायद आपको नहीं आ रही है। अरे यार ठीक है ना, ओके, जिसको देखना है ना, मतलब वो देखता है, जिसको रियली में इंटरेस्ट है। अब मैं एक वो फैमिली ड्रामा तैयार कर दूं, रोड का ड्रामा तैयार कर दूं, मतलब फेक स्टोरीज तैयार कर दूं, वो मेरे को नहीं सूट करता। आई रियली एंजॉय, मतलब ठीक है कम लोग देख रहे हैं, बट जो देख रहा है वो दिल से देख रहा है, पूरा देख रहा है। मतलब नॉर्मली ना यूट्यूब पे वॉच टाइम बहुत कम आता है, मेरा वॉच टाइम बहुत अच्छा आता है। अरे वाह, ग्रेट। हाँ, मतलब मेरा 50% से ऊपर वॉच टाइम रहता है। आप इस चीज़ से अनुमान लगा लो कि किस लेवल से लोग मुझे देखते हैं। तो मैं खुश हूँ उन लोगों के साथ में, जो भी जुड़ा है ना तो दिल से जुड़ा है, और दिल से जुड़ने वाले कभी खतरनाक नहीं होते। क्या बात है। थोड़ी बहुत सर हमारे शेर और शायरी भी कर देते हैं। 90 कंट्री घूम लिए, ठीक है, सबसे ब्यूटीफुल कंट्री कौन सी लगी? एक शब्द में? विच वन? एक शब्द में बोलो, जापान। ओके, कैसे, क्यों? ईमानदारी, ओके, नेचर, और सबसे बड़ा वहाँ के लोगों का प्यार। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा जापान का? जापान में लगभग 1.5 महीना रहा। जापान में सबसे अच्छा है कि आप ट्रैवलिंग करते हुए कहीं भी सामान छोड़ के कहीं चले जाओ, कुछ भी, कोई आपको तंग नहीं करने वाला, ठीक है। ईमानदार इतने हैं वो कि अभी मतलब ओलंपिक से पहले वहाँ पे हाईवेज पे रडार सिस्टम भी नहीं था। शोरूम में कहीं पे आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलता था। आप सामान, ये फ़ोन मेरा एक कैमरा रह गया था सर वहाँ पे, एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे। नागासाकी में मेरा एक कैमरा रह गया था DSLR, वो स्टैचू के पास में जहाँ पे वो बहुत सारे फोटोग्राफर लोगों के फ़ोटो खींच रहे थे। वो छोड़ के मैं चला गया अंदर म्यूज़ियम देखने। म्यूज़ियम में जाके याद आया कि यार 3 घंटे बाद कि यार वो तो मेरा कैमरा तो वहीं रह गया। फिर मैं भागा, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो है सिगरेट के वो जो टोटके से होते हैं ना वो उठा रहे थे, वो वॉलंटरी काम कर रहे थे, 90+ के थे वो, ठीक है। तो वो उठा रहे थे, मैंने पूछा कैमरा सोनी लाइक दिस, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, ओल्ड एज लोग वहाँ पे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते, ठीक है। तो फिर उसने कहा ओह कैमरा, फिर उसने जो एक फ़ोटोग्राफ़र था वहाँ पे उसको बुलाया, उसने कहा कि आपका कैमरा था यहाँ पे, हमने पुलिस को बुला के पुलिस को दे दिया, ठीक है। और मैं वहाँ से उठा, मैंने पूछा उससे कि उठा तो क्या, फिर मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है पुलिस स्टेशन, तो वो बोला कि चलो मैं लेके चलता हूँ। बंदा जॉब पे है, काम कर रहा है, बट आपकी हेल्प के लिए 1.5 किलोमीटर तक वो मेरे साथ पैदल, मैं उसके पीछे वो आगे स्पीड से गया। जब मैं जाके वहाँ पे देखा मैंने पुलिस स्टेशन में, तो कैमरा उन्होंने ना एक जैसे कोरियर नहीं भेजते, पैकिंग कर देते, ऐसी पैकिंग करके अलमीरा के अंदर रखा हुआ था। और मुझे कहा कि कौन सा कैमरा था, ये था, यहाँ पे साइन कर दो और ले जाओ। कितना वो था। इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास, बताओ ना प्लीज। एक बार ना हमारे माइक ना आप थोड़ा सा ऐसे कर लो, हाँ बस ऐसे, बस हाँ, वो नहीं तो फिर ज़्यादा होगी। एक बार है ना हमारे मिल्खा सिंह जी वहाँ पे गेम्स के लिए गए हुए थे जापान में, ठीक है। तो मिल्खा सिंह जी ने नए जूते ले लिए थे और पुराने जूते वहीं होटल में छोड़ के आ गए। वो जापानी ऐसे हैं, उन्होंने वो पुराने जूते जो है वहाँ से कोरियर करवा दिए मिल्खा सिंह जी की घर पे कि भाई आपके जूते रह गए यहाँ पे।
वाओ। इस टाइप के लोग हैं, इतने इनोसेंट और मतलब वर्कोलिक हैं। हम्म। पुलिस को एक ही काम है, लोगों को रात को 10 बजे ऑफिस से निकाल के घर भेजना, और कोई क्राइम नहीं है। आर्मी उनके पास है ही नहीं। आर्मी जापान को यूएस संभालता है। ड्यूरिंग आपकी बाइसिकल जर्नी में मैंने देखा लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है। बिल्कुल। एंड लोग देख के जब आप बताते थे तो वो एकदम बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो जाते थे। इवन आई थिंक ताइवान का एक आपका केस था जहाँ पे एक लेडीज ने आपको बड़ा वो किया था, पर मतलब वो चौंक गई थी और आपने आई थिंक साइकिल का भी उनसे वो लिफ्ट कराने के ट्राई कर रहे थे, यू रिमेम्बर? यस 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 यस, आई हाँ, रिमेम्बर, आई वो क्या रिमेम्बर। किस्सा था? वो एक्चुअली सिंगापुर के साइकिलिस्ट का ग्रुप था। ओके। तो जब मैंने उनको बताया तो वो बड़ा फास्ट चल रहे थे, मेरे को क्रॉस किए। फिर वो 2 किलोमीटर जाके बाद में उन्होंने साइकिल अपनी गाड़ियों में पैक कर रहे थे, तभी मैं पहुंच गया। तो मैंने जब उनसे वार्तालाप की कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको कहा कि आप फास्ट आ रहे हो, मैं फास्ट नहीं चल सकता, साइकिल मेरी लोडेड है। तो मैंने उसको बोला कि साइकिल उठा के देख, तो उठा नहीं पाई। एंड देन सी शॉक्ड एंड शी वाज अमेजिंग फोटोग्राफर। अभी भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। ओके। वो बहुत खूबसूरत फोटो क्लिक करती है वो लेडी। हाँ, मैंने देखा था वो आपने जो रील्स हाँ, डाली थी। बट वैसे साइकिल अगर आप जैसे लोडेड तो रहती है, कितना वेट कभी ऐसा यार मैं नोटिस? भी मोटा ताजा हूँ एक तो, मेरा वेट हाँ। लूज़ नहीं होता मैं कितनी साइकिलिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे मसल्स उस हिसाब से हो चुके हैं। एक एज फैक्टर भी आ जाता है। और दूसरा एक और चीज़ है, वो मैं 50 किलो के करीब सामान कैरी करता हूँ। तो 50 किलो सामान में, तो एक और चीज़ है, मैं 50 किलो के करीब सामान कैरी करता हूँ। तो जब आप 50 किलो सामान लेके चलते हो तो मतलब एक सवारी आप साथ में लेके चल रहे हो साइकिल पे, तो मुझे खाने का, नहाने का, धोने का, सोने का सब कैरी करना पड़ता है। ओके। कैंपिंग का सारा स्टफ़ है, मैं कैंपिंग भी कर लेता हूँ बहुत सारी बार। अभी अफ्रीका में मैंने काफ़ी अवॉइड किया, बट नाउ इंटर इन यूरोप, तो वहाँ पे फिर शुरू कर दी है मैंने कैंपिंग। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं पूछूं वर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ का रहा, कौन सी कंट्री का रहा? कुछ ऐसा किस्सा, कुछ ऐसी स्टोरी जो शेयर करना चाहो? यार आप वर्स्ट तो नहीं कह सकते, कुछ पर्टिकुलर डेज़ होते हैं, कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फँस जाते हो। कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ को क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती हो, हिल्स में बड़ी दिक्कत आती हो। तो एक पर्टिकुलर ऐसा मैं आपको बताऊँ तो, लाइक मैं बांग्लादेश में ट्रैवल कर रहा था, मैं रास्ता भूल गया। और भूल के मैं शाम सी हो गई थी, मेरे को मेन रास्ते पे आना था, तो वो मेरे को 20-25 किलोमीटर अलग चला गया मैं उस टाइम। तो एक पागल आ रहा था सामने से, वो यूँ एक तीर सी लेके चल रहा था। वो यूँ आया, मैं जो नज़दीक आया उसने मेरी तरफ वो तीर सी कर दी, मेरी यहाँ से निकल गई वो। तो ऐसा भी हो जाता है, वो मेंटली प्रॉब्लम थी उसको। फिर मैं उसको कुछ तो कह नहीं सकता, मेरे को यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेच वो आया, काफ़ी मेरे को फिर स्टिच भी लगवाने पड़े। तो ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ये चलते भी रहते हैं। एक बार मेरे को डॉग बाइट हुआ बड़ा खतरनाक वाला, वो इंडिया में ही हुआ। अच्छा। ठीक है, मैं कहीं जा रहा था तो कोई आर्मी ऑफिसर थे, सुबह-सुबह वॉक करने के लिए निकले हुए थे। तो वो बड़ी मस्ती से जा रहे थे और मैं क्रॉस कर रहा था। उसने देखा कि ये तो अजीब सा बंदा है, साइकिल वाइकिल ऐसे तो कोई लोड करता नहीं है। वो खुद डॉग जो है उनसे छुड़वा के मेरे इसको बाइट कर लिया, ये देखिए ओके। ये। तो फिर उसको वॉश करना पड़ा काफ़ी। नॉर्मली डॉग बाइट पे स्टिच नहीं लगाते, पर वो वाउंड इतना ज़्यादा हो गया और मुझे ट्रैवल करना था, तो मैंने स्टिच की ट्राई की, बट लेटर ऑन वो हील नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लगा मुझे। आपको इंडिया को पार करने में कितना टाइम लगा है? लगभग 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने। और अभी? इंडिया को पार नहीं किया मैंने, इंडिया को 6 महीने जिया मैंने। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब पार करना उसको नहीं बोल सकते, मैंने हाँ। 6 या 8 महीने इंडिया को जिया। और रियली अमेजिंग, मेरा देश बहुत खूबसूरत है। लोग यूँ ही बोलते रहते हैं कि ये बाहर जाओ, ये करो। जितना मेरा देश खूबसूरत है ना, ऐसा कहीं देखा नहीं मैंने। इतनी डाइवर्सिटी मैंने कहीं नहीं देखी पूरी दुनिया में, जो डाइवर्सिटी हमारे अंदर है यहाँ ना। पे राइट। मतलब यहाँ से थोड़ी दूर चलोगे, आपको अलग लैंग्वेज, अलग खाना, अलग एटमॉस्फेयर, अलग वेदर। बट हाउ पीपल ट्रीट आउटसाइड, लाइक इंडियंस को कैसे, किस तरीके से ट्रीट करते हैं? हम आपको मैं बता दूँ, मैंने पूरी जर्नी में कभी लोअर के अलावा जो हाफ पैंट भी नहीं डाली है ट्रैवलिंग करते हुए। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाहर। और इंडियन की एक इमेज है कि इंडियंस आर ना सो ब्यूटीफुल, उनका मतलब प्योर सोल मानते हैं उन इंडियंस को। अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे नॉलेज वाले लोग माना जाता है पूरी दुनिया में। और सबसे अच्छी है कि हमारे कल्चर की एक्सेप्टेंसी बहुत अच्छी है बाहर।
तो इस वजह से हमारे फूड की एक्सेप्टेंसी, हमारे कल्चर की एक्सेप्टेंसी, और जब से ये योगा मनाने लगे ना, तो हमारी योगा की भी, मतलब हमारा कहता हूँ मैं, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को योगा दिया है, तो हमारी योगा की वजह से हमारी काफ़ी इमेज चेंज हुई है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। जी। और आई रियली सैल्यूट करता हूँ कि इस मामले में इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहता है विदेशों में, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। मैं इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। हमारे इंडियंस जो अफ्रीका में रह रहे हैं, वो लोकल लोगों के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि लोकल लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ के लोगों ने। ओके। ठीक है, सेम हमारी तरह चाइना के लोग गए हुए हैं वहाँ पे, पर चाइना के लोगों की एक्सेप्टेंस ही नहीं है। चाइनीज़ अपने में ही रहेगा, वहाँ के लोकल लोग को वो मतलब एज ए मतलब ट्रीट नहीं करता जैसे हमारे लोग मिलके उनके साथ खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो वो जो गैप है ना, चाइनीज़ के साथ बहुत बड़ा है। चाइनीज़ हो सकता है हमारे से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो, पर जो एक्सेप्टेंसी है, जो हमारा कल्चर है ना, हमारे लोगों ने वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से ज़िंदा रखा है। और इस मामले में गुजरातियों को तो रियली अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो कि 150 से 200 साल होते हुए भी आज भी गुजराती बोलते हैं और गुजराती खाते हैं। गुजराती खाना जो है वो खाते हैं। आज भी थेपला फाफला आपको सब जगह मिल जाएगा पूरी दुनिया में। ओके। तो खाने की बात आ गई, तो जब हरियाणवी की बात आती है, दो चीजें आती हैं, चाय और खाना। मैं तो चाय ये का तो मिस तो किया होगा वैसे आपने। नहीं, मतलब चाय का तो मैं चासड़ू हूँ। हाँ। ठीक है, तो चाय मैं बना लेता हूँ और रियली मैं मिस करता हूँ इंडियन चाय तो, और मिल भी जाती है हर 8-10 दिन में, तो मुझे अच्छे से मिल जाती है। फिर मेरे को जब कैपिटल सिटी में रहना होता है तो फिर मेरे को वहाँ पे लोग, हमारा डायस्पोरा बहुत होता है, वो मुझे बड़ी हेल्प करता है। मतलब कहीं पे जाना हो तो कोई गाड़ी भेज देगा, कोई किसी पे जाना है कोई साथ आ जाएगा। मेरे मतलब मैं इंडियन डायस्पोरा की वजह से ही अफ्रीका कवर कर पाया, अदरवाइज मुझे शायद अफ्रीका में बहुत प्रॉब्लम होती अगर इंडियन डायस्पोरा मेरी इतनी हेल्प नहीं करता तो। ओके। बट गवर्नमेंट भी हेल्प करती थी अगर डिफरेंट कंट्रीज में जैसे आप वीज़ाज़ जा रहे थे? वगैरह के लिए, हाँ हाँ। वीज़ाज़ वगैरह के लिए हमारी एम्बेसीज मुझे रियली हेल्प करती थी। ओके। और कोई जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या कुछ ऐसा है, तो वो दे अरेंज एवरीथिंग फॉर मी दैट। तो ये चलता रहता है। ऑलमोस्ट 90 कंट्री कवर कर लिए। जी 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 बिल्कुल। 193 195 कंट्री है। 196 रजिस्टर्ड है यूएन में। हाँ। वो 1-2 और घट जाएगी। मेरा टारगेट ही 200 का है। जब तक मैं पूरी करूंगा तब तक 200 कंट्री हो जाएंगी। क्या बात है। 7 साल हो गए ना ट्रैवल करते हुए? हाँ 7 साल हो गए, अभी लगेंगे 5-7 साल और। तो आपका एक मैंने वीडियो, बनवास का सा काम हो गया मेरा 14 साल का। 14 साल का बनवास, सही बात है। अगले 7 साल तक अभी क्या टारगेट है, मतलब पूरा कंप्लीट ही करनी है? जी बिल्कुल, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। क्या बात। धीरे धीरे चलते जाएंगे तो हो जाएगा एक दिन। जब निकले थे तो लोग ताली बजाते थे, मतलब डॉक्टर पागल हो गया, है ना। ये तो बोलते हैं लोग हैं। और आज जो ताली बजाते थे वो फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई ये तो भाई ये तुम्हारा है। हाँ माई भाई रियली मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। और पहले वही है, क्यों है आप बावड़ी बूच है, अभी आ जाएगा 6 महीने में धक्के खा के। बट कभी ऐसा मन नहीं किया कि यार बस हो गया? नहीं, सच्ची बताऊं, मेरे को ऐसा हुआ ही नहीं कि नहीं तूने गलत डिसीजन लिया या तेरे से नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। मतलब बहुत खतरनाक सी जगह पे मैं फंस जाता हूँ, पर उसके बावजूद भी कभी नहीं हुआ। खतरनाक वाली जगह बताओ फिर आप। रिसेंटली बताता हूँ, पिछले साल ही शायद मैं बोत्सवाना में था। बोत्सवाना में मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। 150 किलोमीटर का नेशनल पार्क था। तो उस नेशनल पार्क को क्रॉस करना था मुझे दिन में। मुझे रास्ते में 2 कैंपिंग साइट दिखाई जा रही थी गूगल पे, पर लॉकडाउन की वजह से वो कैंपिंग साइट बंद होगी। अब मेरे से उस दिन सामने की हवा थी, तो मैं 80-90 किलोमीटर चला, तो अभी तक शाम होगी। पास में हाईवे, उस रोड के थोड़ी दूर पास में एक नदी है। नदी को क्रॉस करके नेशनल पार्क ख़त्म होता है। तो मैं नदी क्रॉस करके उस साइड गया, तो वहाँ पे गांव में जब पहुँचा, शराबी बैठे थे, वो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी सी की, तो मैं वापस आ गया रोड के ऊपर। रोड पे आके अब मैं आगे जाऊँ तो मेरे को 50 किलोमीटर और जाना है, पीछे जाऊँ तो 100 किलोमीटर जाना है। मैं फंस गया। तो मुझे एक टावर दिखा वहाँ पे, मोबाइल टावर। तो मैंने साइकिल खड़ी की, मैं टावर रोड से 20-30 मीटर अंदर था। मैं गया वहाँ पे, देखा तो वहाँ एक केस बना हुआ था यूँ। ओके। उन लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए वो केस बनाया होगा। तो मैंने अपनी गाड़ी साइकिल को लेके आया, धक्के वक्के मार के, क्योंकि वो रेत है ना, वो बालू रेत है। तो धक्के वक्के मार के वहाँ तक लेके गया, अंदर खड़ी कर दी, और मैंने अपना टेंट लगा दिया केज के बीच में। चारों तरफ केज की जगह छोड़ दी, साइकिल को एक कोने में लगा दिया, खाने का सामान बाहर रख दिया
कि कोई, तो रात को जब मैं सोया ना भाई, यहाँ से हाथी जा रहे हैं पूरे 10-10-20, उधर से शेर की आवाज़ आ रही है, और भाई साहब यहाँ से छोटी छोटी वो बिल्ली टाइप के कुछ अजीब सी जानवर जा रहे हैं, जंगली सूअर निकल रहा है वहाँ से। मेरी हालत मतलब, और एक और चीज़ बड़ी बात, उस दिन पूर्णिमा की रात थी, पूरी फुल मून दिख रहे हैं सामने, अगर ना दिखे आवाज़ से तो दिख रहे हैं सामने, हाथी ये जा रहे हैं, और हाथी इतना खतरनाक है कि उठा के केस वेस को तो यूँ फेंक देगा हाथी। और आपको बता दूं कि अफ्रीकन हाथी जो है ना, नेचुरल हमारा जो एशियन हाथी है उससे 1.5 फीट बड़ा सर होता है उसका, 1.5 से 2 फीट बड़ा सर होता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो रात बड़ी खतरनाक थी। सुबह देखा तो आसपास सब हाथियों ने लीद कर रखी है वहाँ पे। तो पर ठीक है, अच्छा मज़ा आया उसका भी। सोशल मीडिया पे ये काफ़ी कुछ ये वीडियोस तो मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से फिर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सोशल मीडिया से जो प्यार मिल रहा है कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सबसे बड़ा प्यार तो क्या है कि नेगेटिविटीज़ नहीं है। मेरा अपना सोचना है कि नेगेटिविटी तो हर किसी के दिमाग में वैसी है, तो जितनी पॉजिटिविटी बांटी जाए ना, पॉजिटिविटी बांटो यार, ठीक है। नेगेटिविटी तो हर कोई भरे पड़ा है, हर कोई लड़ाई की बातें करेगा, हर कोई किसी चीज़ की, तो आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। मेरे को वैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम 2 घंटे भी बैठ के बात करें तो करते अरे रहेंगे, नहीं। बातें इतनी सारी है। बातें तो बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी। हाय हाय क्या बात है, हर बात पे लाइन मार रहे हैं सर। बट इतनी ट्रैवलिंग कर ली, जी जी। क्या सीखा लाइफ में? जिंदगी है ना, इतने बड़े ब्रह्मांड में आप एक छोटा सा पार्ट हो, ठीक है। आप यहाँ अपना किरदार निभाने आए हो, अपना किरदार निभाओ और चलते बनो बस। जितना पीसफुली अपनी लाइफ को निकाल सकते हो निकालिए। दूसरे को दर्द ना दो, अपने दर्द में मस्त रहो। आपको दर्द है, आपको दूसरे को सोच रहे हो कि दूसरा आपका दर्द को कम कर देगा, कोई नहीं करता। अपना दर्द अपने आप में ही कवर करना है, और अपनी धरती को, अपनी जो आपके आसपास का एरिया है उसको स्वच्छ रखें और अच्छे से रखें, हरा भरा रखें। सबसे बड़ी चीज़ यही सीखी है लाइफ में। भागने को पूरी धरती भी कम पड़ जाएगी, आप भागना लगोगे तो। वही कर रहे हो आप। हाँ, पर जो चीज़ आपके अंदर से निकलती है ना, वही सबसे बड़ी पीस देती है आपको। मैं बताता हूँ, जब मैं राइड करता हूँ ना, कई बार 20 किलोमीटर चलने के बाद टारगेट रखता हूँ कि चाय पी लूँगा यार यहाँ जाके, भूल जाता हूँ। 40 किलोमीटर के बाद याद आती है कि यार वो 20 किलोमीटर तो पीछे चली गई। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि मतलब आप इतने रम जाते हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें इतने खो जाओ कि आपको बाहर की फालतू की चीज़ों में, नेगेटिविटी में आपको मतलब ज़रूरत ही ना हो। आप अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ। ये इस पॉडकास्ट के गोल्डन वर्ड्स हैं जो आपने अभी बोले हैं। नहीं, मेरे को नहीं, मतलब मैं एक ट्रू फैक्ट बताता हूँ। आप एक वीक ट्रैवल करोगे ना और एक किताब पढ़ोगे, यू गेन मोर नॉलेज इन ट्रैवलिंग इन 1 वीक। ये बात क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हो, ठीक है, और आपकी आंखें जो देख के आपको अंदर तक ब्रेन में ले जाएगी ना, वो आपके अंदर छाप छोड़ देगी। और आप किताब में पढ़ोगे, किताब में पढ़ा, यहाँ गया, वो पीछे जाके वो मतलब वो कौन सी स्पैम मेल आती है ना, उस तरह पीछे जाके स्पैम मेल में जाके पटक जाता है। तो ट्रैवल में रियल एक्सपीरियंस आप बहुत बड़े एग्जाम्पल है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं वैसा कुछ कर रहा हूँ या मेरा ऐसा कुछ सोचना है। नहीं, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल पर रहे हो। मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ पे ना हिंदू धर्म में, या हिंदू में क्या, मतलब किसी भी रिलीजन में बात करूँगा मैं, जो भी अच्छे मतलब देवताएं कह लो आप उनको, या फिर जो भी अच्छा जिन्होंने लिखा है वो करा है, वो सब बहुत अच्छे ट्रैवलर्स रहे हैं। तो हर एक इंसान इसका को बहुत travelling बड़ा करनी एग्जाम्पल है। चाहिए। और मैं मतलब आई रियली अप्रिशिएट गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने ना गुरु ग्रंथ साहिब के लिए जो एक्सट्रैक्ट निकाला था ना, वो ट्रैवल कर करके निकाला था। गुरु नानक जी यहाँ से लेके एशिया तो ट्रैवल किया उन्होंने, वो उन्होंने यूरोप तक ट्रैवल किया था। और उस दौरान में 13वीं सदी में लगा लो आप, लगभग 600 साल का हो गया है सिखिज़म। तो उस टाइम में उन्होंने ट्रैवल किया और इस लेवल पे ट्रैवल किया, और उससे जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला ना, तो वो ऐसे ही नहीं निकला। उन्होंने घूम के उसको आभास करके, उसको जीवंत करके फिर निकाला है। ओके। ये थोड़ी ज़्यादा सिंसियर बातें होंगी। नहीं, ये जरूरी था, ये एक्चुअल में आपके दिल से बात निकली है ना। तो
आप अपना रोल कर रहे हो, आप अपना रोल करो और निकल जाओ यार, बस। लास्ट में आई थिंक मैं सबको बोलता हूँ जो गेस्ट आते हैं कि एक मैसेज दो। आई थिंक इससे बड़ा मैसेज मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि इस मैसेज में इस पॉडकास्ट का पूरा सार खत्म हो गया। जी। बाकी आप बताओ सर, कैसा लगा? अच्छा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू यार। आपका वे, आपका और आपकी चाय रियली मस्त। चाय वैसा भी पिया ही नहीं है, हम चाय अभी बनाएंगे। नहीं देखो, ये पंच हुआ ना। हाँ, झूठी तारीफ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये मेरे को हाँ भरवानी थी ना चाय के लिए, हाँ, इसलिए। ये डन सर। सो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भाई, बहुत अच्छा, छोटे भाई, बहुत आप प्राउड लग रहा है मेरे को आपके साथ बैठ के, सीरियसली। ठीक है, और आपने जो चीज़ें आई थिंक शेयर की हैं, जनता तक जो जाएंगी उनको भी पसंद आएगी। और मैं चाहूँगा यार, सच में, मतलब ये मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ जी जी। कि आप ना साइकिल बाबा, अगर जो लोग नहीं जानते हो तो जाके प्लीज़ सर्च करना, सर्च करके देखना। जो ये काम कर रहे हैं ना यार, मैं मतलब उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट्स बेटर कि आप जाओ और वीडियो देखो, और जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है ना, करो यार, करो। यूट्यूब पे अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा। सो प्लीज़ जाना, सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा करो या मत करो चलेगा, मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बट करो या मत करो चलेगा, बट सर का जरूर जाके करना, क्योंकि भाई ये हमारे देश की मतलब शान है, प्राउड मूवमेंट है भाई। वैसे तो मैं खड़ा होकर सल्यूट कर देता था, क्योंकि फ्रेम में से कट हो जाऊंगा, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ सर। अरे नहीं, थैंक यू सो मच भाई। मतलब मेरा एक दो लाइनें हैं, उनके साथ में आपको मैं इसमें बोल दो आप। हाँ, दो लाइनें हैं, उनके साथ में हम विदा लेंगे। मैं जो अक्सर बोलता हूँ कि इतना ना तनो की ताड़ बन जाओ, एक लंबदार पहाड़ बन जाओ। अरे बांस सा झुकना सीखो, धरती से मिलना सीखो, धरती से मिलना सीखो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर।